Hello viewers, I welcome you all in this learning session. Today I will be discussing on dishonor of check. What are the legal compliances that one should need to follow when the check get dishonor? But before moving our discussion toward dishonor of check, let us first understand who are the parties to the check. In a check there are mainly three parties. The first one is drawer, the second one is drawee and the third one is payee. Now who is the drawer? ड्रॉयर वो व्यक्ति है जो चेक लिखता है, जहां ड्रॉई वो व्यक्ति है जिसको ड्रॉयर डायरेक्ट कहता है भाई मेरे बिहाफ में आप पेमेंट कर दो। इन सिंपल वर्ड बोला जाए तो वो कंसर्निंग बैंक होता है ड्रॉयर का। नाउ पेई वो व्यक्ति है जो लीगली इंटाइटल है पेमेंट रिसीव करने में के लिए। होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल दैट कौन कौन पार्टी होते हैं एक चेक में। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं डिसऑनर होने के और डिसऑनर किसको कहते हैं। द डे यू प्रेजेंट द चेक फॉर एनकैशमेंट एंड if the check returned by the bank without honor with a check return memo, the said situation is termed as dishonor. अब आइए जानते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं। जो चेक रिटर्न मेमो आपको प्रोवाइड किया जाता है उस चेक रिटर्न मेमो में आपके ग्राउंड्स लिखे होते हैं। यूं तो डिसऑनर होने के करीबन 7 ग्राउंड्स हैं इन जनरल। पहला ग्राउंड्स अगर देखा जाए तो वो इनसफिशिएंट ऑफ फंड का एक रीज़न हो सकता है, बिकॉज ऑफ इट द चेक गेट डिसऑनर। सिग्नेचर मिसमैच भी एक कारण बन सकता है। जहां ड्रॉयर ने एक चेक इशू किया है जो ट्रांजैक्शन लिमिट से ज़्यादा है, या आपने पोस्ट डेटेड चेक को बिफोर ड्यू डेट ही प्रेजेंट कर दिया है, या जो चेक आप प्रेजेंट कर रहे हो इनकैशमेंट के लिए उसकी वैलिडिटी पीरियड ख़त्म हो चुकी है और उसके बाद अगर आप उसको डिपॉजिट कर रहे हो इनकैशमेंट के लिए या क्लियरेंस के लिए तो वो डिसऑनर हो सकता है। ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके वजह से चेक डिसऑनर हो जाता है। अब क्या हो अगर आपका चेक डिसऑनर हो जाए? डिसऑनर होना एक अपराध है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में। बट बिफोर मूविंग टू द कोर्ट, द लॉ प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सेटल योर डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। पेई को यहाँ एक 30 दिन की अवधि दी जाती है, एक 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है फ्रॉम द डेट पेई रिसीव द चेक रिटर्न मेमो। उस दिन से लेकर 30 दिन के अंतर्गत पेई को एक लीगल नोटिस अपने लॉयर के ज़रिए भेजना होता है ड्रॉयर को। उस लीगल नोटिस में वो ड्रॉयर से चेक अमाउंट डिमांड करता है कि भाई ड्रॉयर आप हमें चेक अमाउंट जो आज डिसऑनर हो चुका है वो चेक अमाउंट मुझे आप पे कर दो विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, जिस दिन से आप ये नोटिस मेरा रिसीव करते हो। तो जिस दिन वो नोटिस ड्रॉयर रिसीव करता है उस दिन से लेके 15 दिन तक पेई को वेट करना होता है पेमेंट का। अगर पेमेंट कर दिया जाता है ड्रॉयर के द्वारा देन इट इज़ वेल एंड गुड, डिस्प्यूट यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर उस 15 दिन के अंतर्गत ड्रॉयर पे नहीं करता है पेई को चेक अमाउंट, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में पेई इज एट लिबर्टी टू फाइल अ कंप्लेन केस अगेंस्ट द ड्रॉयर अंडर सेक्शन 138 ऑफ द एनआई एक्ट। ये जो अपराध है अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट में ये बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और साथ ही साथ ये कंपाउंडेबल है। मतलब ड्रॉयर कभी भी इसको कंपाउंड कर सकता है आइदर बिफोर द ट्रायल और आफ्टर द ट्रायल, मीन्स एट एनी स्टेज वो कंपाउंड कर सकता है। अगर आप सेक्शन 147 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ेंगे तो आप पाएंगे ये ऑफेंस कंपाउंडेबल नेचर का है। अब मान लीजिए कि जो पेई है, जो कंप्लेनेंट है, पेई को यहाँ हम कंप्लेनेंट के नाम से जानेंगे और ड्रॉयर को एक्यूज्ड के नाम से। जो कंप्लेनेंट है वो केस लाता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट में, केस फाइल हो जाता है और केस फाइल होने के बाद केस की एडमिशन करवाई जाती है। केस एडमिट होता है कोर्ट में और उसके बाद कोर्ट के द्वारा ड्रॉयर को सम्मन भेजा जाता है उनके अपीयरेंस के लिए और उनको अपीयर होना होता है ऑन द स्पेसिफाइड डेट एज मेंशन इन द सम्मन। अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो
क्या होगा, और अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो वैसे सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर वो अपीयर नहीं होते हैं कोर्ट में इवन आफ्टर रिसीट ऑफ द समन, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में कोर्ट उनके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू करती है। बेलेबल वारंट के बावजूद भी अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो NBW नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है उनके खिलाफ। और फिर भी अगर वो अपीयर नहीं होते हैं तो वैसे सर्कमस्टांसेस में जो लास्ट रिसोर्ट बचता है कोर्ट के पास वो है कुर्की जब्ती का ऑर्डर प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 80 to 83 ऑफ CRPC इनिशिएट कर दिया जाता है। पर अगर वो अपीयर हो जाते हैं तो कोर्ट केस को आइदर स्यू मोटो या ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज मेडिएशन सेंटर भेजता है, जिसे हम समझौता केंद्र के नाम से जानते हैं। यहाँ मेडिएटर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं, वो कोशिश करते हैं उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। अगर उनको लगता है कि जो डिस्प्यूट है वो कॉम्प्रोमाइज के स्टेट पे है, मतलब पार्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में कॉम्प्रोमाइज पिटीशन तैयार किया जाता है। उसमें दोनों पार्टी के सिग्नेचर लिए जाते हैं और उसे फिर कोर्ट भेज दिया जाता है और फिर कोर्ट में केस उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बट अगर पार्टी समझौता करने के लिए तत्पर नहीं है, वो नहीं चाहते हैं समझौता करना, दे डोंट वांट टू सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू मेडिएशन सेंटर, अगर पार्टीज का डिस्प्यूट मेडिएशन सेंटर में सेटल नहीं होता है तो फिर केस को फिर से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रायल के लिए कोर्ट में। ये जो अपराध है अंडर सेक्शन 138 का, इस पे समरी ट्रायल चलता है। इसको फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा डील किया जाता है। वो डील करते हैं इस केस को। अगर समरी ट्रायल के बेसिस पे ही केस डिसाइड हो जाता है तो जो पनिशमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा का जेल नहीं हो सकता है और 5,000 से ज़्यादा का फाइन कोर्ट आप पे नहीं लगा सकती हैं। पर अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है, इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट दैट द केस इज not fit for summary trial, it is fit case of summon trial, तो फिर केस को कन्वर्ट कर दिया जाता है सम्मन केस में और उसके बाद अकॉर्डिंगली उस पर ट्रायल चलती है। अब आइए बात करते हैं अमेंडमेंट्स की। In the year 2018, there was an amendment in the Negotiable Instrument Act 1881. In the said amendment, a new section has been inserted. Two new section has been inserted. The first one is section 143A and the second one is section 148. Section 143A, this section provide interim compensation to the complainant. Here the complainant need to file a petition under section 143 before the court seeking interim compensation from the drawer. Now, the amount of interim compensation cannot exceed 20% of the check amount, and the day the order has been passed by the court, the drawer, or what we call the accused, have to pay the interim compensation within a period of 60 days, and if sufficient cause being shown, then further period of 30 days will be provided. But what if the case is decided in favor of the drawer? Means एक्यूज्ड को बाइज्जत अगर बरी कर दिया जाता है तो जो उसने इंटरिम कंपनसेशन ट्रायल के दौरान दिया था वो उस सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि वो एक्यूटल हो चुका है, क्योंकि वो बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है, उसे अभियुक्त नहीं पाया गया, उसे प्ली गिल्टी नहीं पाया गया, तो वैसे सर्कमस्टांसेस में जो इंटरिम कंपनसेशन उसने दिया था वो उसको रिटर्न करना पड़ जाएगा कंप्लेनेंट को along with the interest, और इसकी भी अवधि जो है वो 60 दिन की है और further period of 30 days can be provided after sufficient cause been shown to the court. Now moving further, Supreme Court in one of his landmark judgment passed in the year 2019, November 2019, stated that section 143A having prospective effects means the cases that has been brought or filed before the court after the enactment of this section
only those cases are entitled to get the benefit of section 143A, and all the previous cases that has been filed prior to the enactment of the sections are not entitled to get the benefit of section 143A of NI Act. Hope it is crystal clear to you what section 143A speaks of. Now moving toward section 148, which is also a recent amendment. Moving toward the provision of section 148 of the NI Act. This section empowers the appellate court in case the accused get convicted. The appellate court may order the accused to deposit 20% of the or 20% or more of the compensation that has been paid by the accused in the lower court. And if the accused get acquittal, then the court order the complainant to refund back the amount of interim compensation to the accused.